ठीक है। तो हमारे पास जो ये प्रोसेस चार्ट है, इस प्रोसेस चार्ट का ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। ओवरऑल में आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द ओवरऑल स्कैनिंग ऑफ द गिवन प्रोसेस चार्ट। जब आप इस गिवन प्रोसेस चार्ट की ओवरऑल स्कैनिंग करें, इट इज क्लियर दैट कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें काफी सारे स्टेप्स हैं, जैसे पानी आ रहा है, रिजर्वियर से आ रहा है, टरबाइन को घुमा रहा है, जनरेटर में के थ्रू पावर स्टोर कर रहा है, और हर स्टेप जो है वो कंपलसरी है ताकि हमें फाइनली क्या मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। एक जनरल सा ओवरव्यू, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सी बात ही लिखते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसमें लिखना होता है दोस्तों बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ में इसका क्या लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे। बॉडी पैराग्राफ में इसका क्या लिखेंगे, ऑपरेशन लिखेंगे कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। मैं आपको इसका एक सैंपल आंसर दिखाता हूं। हर बुक के लास्ट में एक सैंपल आंसर आपको मिलता है। यहां पर देखते हैं कितने बैंड का सैंपल आंसर है। टेस्ट 3, ये रहा। ये 6 बैंड का सैंपल आंसर है दोस्तों, ये रहा। ये इस पर्सन ने क्या किया है, जिसका भी ये सैंपल आंसर है, ये इसने इंट्रोडक्शन दिया है, ये इसने कंक्लूजन, गलती से इसने कंक्लूजन वर्ड यूज किया, वैसे ओवरऑल वर्ड यूज होता है, ये इसको पता नहीं था शायद। कुछ बैंड तो इसके इसी चीज के कट गए होंगे। मतलब इसने ओवरऑल जो अभी अभी मैंने आपको 2-2.5 लाइनें लिखवाई है ना, वो इसने लास्ट में लिखी है। तो इसको छोड़ दो, लास्ट वाले को और पहले पैरे को। यानी इसने बॉडी पैरा कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। और 2 पैराग्राफ इसने कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखिए। एक इसने दिन के समय लिखा है, एक इसने रात के समय लिखा है। कहता है डे टाइम में क्या होता है, पानी जो है हाइट से आता है, नीचे टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है, जनरेटर में पावर जो है बनना शुरू होती है, फिर वो नेशनल ग्रिड पर जाता है लाइंस के थ्रू। ये डे टाइम की वर्किंग है। और ये दूसरे वाले पैराग्राफ में इसने बताया कि रात के टाइम पे क्या करते हैं, पानी को पंपिंग की हेल्प से वापस से हाइट पे भेजते हैं ताकि अगले दिन फिर से वही प्रोसेस को जो है वो रिपीट कराया जा सके। ये जो है दोस्तों आपका, इसने लिखा है बॉडी पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये इसका है ओवरऑल। जहां ये गलती से कंक्लूजन वर्ड लिख गया, कंक्लूजन वर्ड जो है वो हम एसे में यूज करते हैं। राइटिंग टास्क 1 में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है ओवरऑल। तो ये भी आपको मैं बता दूं, पेज नंबर है आपका 132, जो मैंने आपको बुक भेजी हुई है उसके 132 पेज पे है ये। तो आप क्या करेंगे, आज दिन में जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और मैं तो ये भी आपसे चाहूंगा कि आप इसको लिखें आज की डेट में, आज की डेट में इसको कंप्लीट करें। तो 132 पेज वाले एक बार इसको पढ़े मैटर को। और जो मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से ले आता हूं मैं स्टेटमेंट पे, जो मैंने आपको बताया है उसको भी आप एक बार समझें कि सर क्या बता रहे थे। डे टाइम में ऊपर से पानी आ रहा है, टरबाइन को रोटेट करता है, सेम स्टेप्स लिखने हैं बस, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात है नहीं है। एक हाई लेवल रिजर्वियर है, एक लो लेवल रिजर्वियर है, डैम से आ रहा है, नीचे से पंपिंग से आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम बोलते क्या है, प्रोसेस चार्ट। हमारे पास राइटिंग टास्क 1 में क्या होता है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, और मैप है, और प्रोसेस है। आमतौर पे ये 6 टाइप के टास्क जो है वो रहते हैं। तो ये मेरा है टास्क 1। एक स्टेप और आपको लेकर चलता हूं, टास्क 2 पर आता हूं। आज का जो मेरा टास्क 2 है वो मैं आपको बता दूं, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसको कैसे लिखेंगे, आपको खूब सारे आइडियाज दे दूं। और क्योंकि ये फिर मैं वीडियो जो है वो यूट्यूब पे लगा दूंगा, आप दिन में जब भी आपको मौका लगे पढ़ने का, वहां से देखकर आप अपना होमवर्क कर सकते हो। अच्छा, स्टेटमेंट जो है वो हरप्रीत जी एक बार पढ़िए, आपके पास जो ऐसे है इसका क्या स्टेटमेंट है। Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. To what extent do you agree or disagree with this opinion? बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों इसने कहा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो म्यूजिक है वो एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को एक लेवल पे लेकर आने का, एक अलग अलग एज के लोगों को एक लेवल पे लेकर आने। बात तो सही भी है, क्योंकि जब हम गाने सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, घर में बैठकर सुनते हैं, थिएटर में सुनते हैं, तो वहां बच्चे, बूढ़े, यंग, हर एज के लोग उसको एंजॉय करते हैं। चाहे वो
फिल्मी सॉन्ग हैं, चाहे वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, चाहे वो सैड सॉन्ग्स हैं, चाहे वो डांसिंग नंबर्स हैं, चाहे वो शादियों में चलने वाले सॉन्ग्स हैं, तो हर तरह के लोग उसमें एक लेवल पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अग्री करने वाली बात तो है, पर यहां इसने अपने को बोला है कि कितना आप इस बात से अग्री करते हो, कितना आप इस बात से डिसअग्री करते हो। तो मैं बहुत ज्यादा जोर इस चीज पर देता हूं कि आप जो है वो 3 बॉडी पैराग्राफ बनाएं। अब 3 बॉडी पैराग्राफ कब बनेंगे? या तो अब 2 आइडिया अग्री के दे देंगे, एक आइडिया डिसअग्री का दे देंगे, या 2 आइडिया डिसअग्री के दे देंगे, एक आइडिया आप अग्री का दे देंगे। अब यहाँ पर म्यूजिक जो है एक बहुत अच्छा तरीका है अलग अलग कल्चर के लोगों को और अलग अलग एज के लोगों को एक लेवल पे लेकर आने का। बिल्कुल सही बात है। तो अग्री में तो हम जाएंगे, अग्री में तो हमारे पास लिखने के लिए कुछ ना कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डिसअग्री में देखते हैं एक पल के लिए। जैसे डिसअग्री में आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, तो भी बड़े छोटे बच्चे हर एज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। स्टेडियम में हर तरह के हर एज के लोग टिकट खरीद के मैच देखने जाते हैं। मतलब स्पोर्ट्स भी एक ऐसा ही तरीका है जो लोगों को क्या ले आता है, एक लेवल पे एक इकट्ठा कर देता है। तो डिसअग्री में आप लिख सकते हो कि म्यूजिक के अलावा स्पोर्ट्स भी एक ऐसा मंच है, स्पोर्ट्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एक लेवल पे इकट्ठा ले आता है। तो यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 2 पॉइंट आप लिख दो म्यूजिक के फेवर में, 1 पॉइंट आप लिख दो स्पोर्ट्स के फेवर में। तो पॉइंट कितने बन गए? 3। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स के फेवर में जाओगे तो म्यूजिक के तो आप अगेंस्ट जा रहे हो, इसका मतलब। तो आप इस ऐसे को कुछ इस तरह से ले लो, 70% मैं अग्री करता हूं, 30% मैं डिसअग्री करता हूं। अब बात आती है 70% जो अग्री करेंगे उसमें आपने क्या लिखना है। जो आप 70% अग्री करेंगे उसमें आप एक तो ये लिख लें कि जो म्यूजिक है वो हर एज के हर कल्चर के लोगों को जोड़ देता है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कोई सेरेमनी हो, चाहे वो कल्चरल फेस्टिवल हो। क्योंकि म्यूजिक की अपनी एक खास तरह की जो है वो भाषा है जो सबको समझ लगती है। अच्छा, दूसरा एक और चीज जोड़ देते हैं हम कि म्यूजिक जो है वो एक आर्ट है, एक एक्सप्रेशन है। तो वो इस चीज से डिपेंड ही नहीं करता कि आपकी एज क्या है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक एक्सप्रेशन है। जब हम म्यूजिक पर नाचते हैं, डांस करते हैं, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रिवील करते हैं। तो उस समय ये मैटर नहीं करता हमारी एज क्या है, क्योंकि हम सब में भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और हम सब अपनी इमोशंस को एक अलग तरह के म्यूजिक को चला के एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो म्यूजिक के फेवर में 2 पॉइंट हम इस तरह से डाल सकते हैं। और डिसअग्री में हम ये लिख सकते हैं कि म्यूजिक के अलावा स्पोर्ट्स भी एक अच्छा तरीका है जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जो है वो इकट्ठा करता है। क्योंकि जब हम मैचेस देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो होता क्या है, अलग अलग लेवल के जो बंदे हैं वो एक साथ पे आके देखते हैं। जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, हमारे पापा भी देख रहे होते हैं, घर के बच्चे भी देख रहे होते हैं, घर के बड़े भी देख रहे होते हैं क्रिकेट को, फुटबॉल को। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी ये पावर है जो अलग अलग कल्चर के लोगों को। अब एक चीज बताओ, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ इंडिया से भी लोग जाते होंगे, बिहार से भी जाते होंगे, दिल्ली से भी। तो मतलब वहां पे हर कल्चर का बंदा जा रहा है क्योंकि उसको अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है। वहां पे जो है वो एक स्पिरिट है, नेशनल स्पिरिट है। अब बात आती है इसमें लिखना क्या है। अब आपको पता है जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो दोस्तों, आपने 5 पैराग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले बनाओगे इंट्रोडक्शन का, सबसे लास्ट में बनाओगे कंक्लूजन का। 3 इसमें आपने पॉइंट लिखने हैं। 2 पॉइंट आपने लिखने हैं म्यूजिक के फेवर में, 1 पॉइंट आपने लिखना है म्यूजिक के अगेंस्ट, यानी कि कोई और चीज भी हो सकती है जो सभी लोगों को एक लेवल पे जोड़ देती है, जैसे स्पोर्ट्स, खेल कूद हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। तो आपके टोटल पैराग्राफ कितने बने? 5। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप क्या लिखेंगे, बता देता हूं आपको। इंट्रोडक्शन में जो आपको ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट इसने दी है, ये वाली जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये वाली, इसको आपने चेंज करके लिखना है। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। जैसे सम पीपल लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फ्यू इंडिविजुअल्स, मतलब चेंज करके सिनोनिम लिख सकते हो। से की जगह लिख सकते हो कंसिडर, या फिर लिख सकते हो ओपाइन। और म्यूजिक को तो खैर म्यूजिक ही लिखेंगे। गुड वे की जगह आप लिख सकते हो हेल्दी मेथड, हेल्दी वे। ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट, इसको बोल सकते हो
कलेक्टिंग पीपल, ब्रिंगिंग का मतलब है लेकर आता है, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करता है। पीपल को फिर से ह्यूमन बींग्स लिख सकते हो, डिफरेंट की जगह आप डिस्टिंक्ट लिख सकते हो, वेरियस लिख सकते हो, कल्चर को तो चलो कल्चर ही लिखेंगे, और एजिस को भी एजिस ही लिखेंगे, टुगेदर को भी हम टुगेदर लिख सकते हैं। मतलब इसी लाइन को आपने फेरबदल करके लिखा। ये इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज इंट्रोडक्शन में जो हमसे पूछी हुई है कि कितना आप इसको अग्री करते हो, डिसएग्री, इस लाइन के जवाब में जो आप लाइन लिखोगे उसको बोलते हैं थीसिस स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग और थीसिस दो चीजों का बड़ा मेन रोल है। अब यहां थीसिस क्या बनेगी, मैं आपको स्क्रीन पर थोड़ा सा लिख के बताता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में आप जो है थीसिस स्टेटमेंट क्या दे सकते हो दोस्तों, ताकि आप इस चीज को सीख लें। अब यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट है, तो हम कह रहे हैं कि हम तो 3 बॉडी पैरा बनाएंगे, 2 फेवर में जाएंगे, 1 अगेंस्ट में। तो क्या लिखेंगे, दिस essay will discuss why I largely agree that music unites का मतलब होता है इकट्ठे करता है, unites people of all ages together since it helps people to get entertained irrespective of their age and culture as well as music has a power to touch the spirit of a person, but this essay will also discuss why I do disagree because sports also a good way to bring people at a platform. Like in India, cricket matches are seen by whole families. थोड़ा सा हम लिखते लिखते इमोशनल हो गए, बड़ा लिख गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने मतलब आलतू आलतू फालतू नहीं लिखा, इरेलीवेंट नहीं लिखा, अपना अपने पॉइंट पर ही रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, जो इसका ये हम लिखने लगे हैं थीसिस स्टेटमेंट, और ऊपर जो इंट्रोडक्शन था उसको पैराफ्रेज कर लेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कवर इससे हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एक पैराग्राफ में तो हम क्या लिखेंगे कि जो म्यूजिक है वो क्या करता है, लोगों को एंटरटेन करता है, और वो ये नहीं देखता किस एज का बंदा है, वो सबको एंटरटेन करता है। कोई गाना चलता है, बड़ा हो छोटा हो यंग हो, सब नाचने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पावर है म्यूजिक में, वो ये नहीं देखता। कभी कभी साउथ इंडियन गाने चलते हैं, हरियाणवी गाने चलते हैं, इंग्लिश गाने चलते हैं, पंजाबी गाने चलते हैं, चाहे अपने को समझ ना आए, और हम बीट से जो है उछलना शुरू कर देते हैं, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। कोई इंग्लिश गाना चल रहा है, हमें बेशक समझ नहीं आ रहा, पर हम अपने आप को एंटरटेन्ड फील करते हैं। तो ये वाकई पावर है म्यूजिक में। दूसरा है कि म्यूजिक जो है एक व्यक्ति की स्पिरिट को टच कर लेता है, म्यूजिक में वो बात है, मतलब एक इंसान को कनेक्ट कर बैठता है। तो ये दो चीजों को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल्स जहां तक सवाल है सर, आप अपने पर्सनल एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं अक्सर जब काम पर जाता हूँ या पढ़ने के लिए जाता हूँ तो अपने हेडफोन पे या अपनी गाड़ी में म्यूजिक चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरे साथ बाकी जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे जो है टीम मेंबर्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स होते हैं जो अलग अलग एज के हैं, पर वो भी खुश होते हैं, क्योंकि म्यूजिक जो है वो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। वो ये नहीं देखता किस एज का बंदा, एंटरटेनमेंट दे देता है। हम लंबे सफर पे जा रहे होते हैं, गाड़ी में म्यूजिक चला लेते हैं, 2 घंटे 4 घंटे की हमारी ड्राइविंग है, तो म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं। तो क्योंकि और ये नहीं हम देखते कौन एज का पर्सन है, हमें पता है कि म्यूजिक में वो पावर है। तो अब हम इस तरह से इसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और इसके 3 बनाएंगे हम बॉडी पैराग्राफ। 3 बॉडी पैराग्राफ जो हम बनाएंगे
पहले बॉडी पैराग्राफ में म्यूजिक की पहली जो है फेवर में बात लिखेंगे, दूसरे में दूसरी, तीसरे में हम म्यूजिक को छोड़ के स्पोर्ट्स को पकड़ेंगे कि स्पोर्ट्स भी ऐसा एक तरीका है भाई, केवल म्यूजिक नहीं है। हम डिसएग्री करते हैं कि म्यूजिक गुड वे है, स्पोर्ट्स भी गुड वे है। क्योंकि होता क्या है, जब क्रिकेट मैच आता है तो इंडियन परिवारों में लोग काम छोड़ देते हैं, लेडीज किचन से बाहर आ जाती है, जेंट्स अपनी दुकान जल्दी बढ़ा के आ जाते हैं, बच्चे ट्यूशनों से बंक मार लेते हैं। तो हर तरह से हर बंदा अपने लेवल पे कोशिश करता है कि मैं मैच तो देख ही लूं। मतलब भागम भाग में किसी तरह जो है, अगर कोई बंदा बस से घर आ रहा होता है और कहीं पे जाम लगा होता है तो वो बस से पैदल ही भागने लगता है कि घर टाइम से पहुंचूंगा ताकि मैच मेरा जो है स्किप ना हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अंकुर जी हैं, सोनालिका ट्रैक्टर्स में काम करते हैं। कभी कभी ये क्वालिटी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कि ट्रैक्टर की लाइट ठीक लगी है, इनको पता होता है मैच आएगा 5 बजे, एक आध लाइट बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं कहीं मैच मिस ना हो जाए, फिर अगले दिन डांट खाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में पावर है, ये स्पोर्ट्स में भी पावर है। हर तरह के बंदे को ये इकट्ठा कर देता है। और फिर लास्ट में हम इसका दे देंगे कंक्लूजन। इसके लिए भी एक रेफरेंस आपको बताता हूं सर, आइए जरा। ये लास्ट में एक यहाँ पर देखते हैं इसने कितने बैंड का लिखा है। ये हालांकि इसने सर सिर्फ 5.5 बैंड का लिखा है। 5.5 बैंड का कोई रेफरेंस देने लायक चीज होती नहीं है वैसे, फिर भी लेकिन मैं आपको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको जरूर पढ़ना। क्योंकि ना जब आप इसको पढ़ोगे तो कुछ चीजें तो आपको ही पता चलेंगी। जैसे इसने देखो इंट्रोडक्शन बनाया ही नहीं, सीधा ही लिख दिया, बॉडी पैरा ही बनाया है। और फिर आपको पढ़ के ये भी पता चलेगा इसने क्या म्यूजिक के फेवर में ही लिखा है। कई बार क्या होता है, जिन बच्चों के 5.5 बैंड या 6 बैंड आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझा भी नहीं पाते। लेकिन हाँ, 6.5, 7, 7.5 बैंड वाले बच्चे वो होते हैं जो बहुत अच्छे से अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्योंकि इतना बैंड स्कोर तो टीचर तभी दे सकता है जब आपने कुछ जो है कुछ सच में अच्छा लिखा हो। तो ये 5.5 बैंड का आप इसको पढ़ना जरूरी है। पेज नंबर है दोस्तों आपका 133। तो इससे आपको एक ना जजमेंट हो जाएगी कि इसने, हो सकता है इसने स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत कर रखी हो सकता है इसने क्लियर ही ना कर रखा हो सकता है ये यही ना पता लग रहा हो लिखना क्या चाह रहा है। क्योंकि 5.5 बैंड वाकई काफी कम स्कोर है। तो अगर इसको मिला है तो इसने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं। लेकिन आपने कैसे करना है, आपने 5 पैराग्राफ की हेल्प लेनी है। इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, 2 बॉडी पैरा लिखने हैं म्यूजिक के फेवर में, 1 बॉडी पैरा चले जाएगा स्पोर्ट्स में। और इसको कोशिश करना आज की डेट में आप लिख लो। जैसे भी आप इसको गलत लिखो, कुछ मिस्टेक्स के साथ लिखो, आई एम ओपन टू ऑल द मिस्टेक्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूंगा केवल आप लिखें, क्योंकि जब आप लिखेंगे कॉपी पेन लेके तो इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे को राइटिंग का ABCD अब सीखने को मिल रहा है। और वैसे भी लिखने से ही सर करेज आएगा, लिखने से कॉन्फिडेंस आएगा, लिखने से क्लैरिटी आप में आएगी। तो आज का आपका जो राइटिंग का होमवर्क है दोस्तों वो है राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और फिर स्पीकिंग के लिए आपको अपने साथ जोड़ लेता हूं। बस मीटिंग को एंड करते ही हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चले आइएगा और हम स्पीकिंग कर लेते हैं। चलिए।